मेरी यात्रा असम की। मैं आया था असम में, जहाँ पर शानदार नज़ारे देखे गए। असम के बिहू त्योहार की मैंने पृष्ठभूमि देखी, जहाँ पे अनेक परिधानों में अनेक वाद्य यंत्रों के साथ लोगों को देखा। और होटल मे फेयर में ओपनिंग सेरेमनी कार्यक्रम में हुआ। इस वक्त भी मैं इस वैली में हूँ, जहाँ पे प्राकृतिक घटाओं के साथ घिरा है होटल मे फेयर स्प्रिंग वैली। ये शानदार 3 स्टार होटल है, जिसका उद्घाटन किया गया था गत दिवस। मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ, ये स्विमिंग पूल का दृश्य है। ये शानदार स्विमिंग पूल इसमें भी है, और भी शानदार नज़ारे हैं। ये जो प्राकृतिक घटाओं के बीच में आप देख सकते हैं, ये पहाड़ी इलाका है। असम से 22 किलोमीटर दूर ये शानदार होटल है। सोनापुर एरिया में इसको शानदार तरीके से बनाया गया है। ये इधर आप देख सकते हैं, ये इस होटल का दृश्य है, जहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। खाने के लिए लजीजदार 200 के करीब कमरे हैं इसमें, एक से एक बढ़कर लग्जरीदार। और नॉर्थ ईस्ट का शानदार ये होटल है। धड़ा से ताल्लुकात रखने वाले, रतनगढ़ की क्षेत्र से निकलने वाले घमासान उद्यमी जो कि यहाँ पे थे, और उन्होंने रतन शर्मा, जिन्होंने इस शानदार होटल का गुवाहाटी के नज़दीक मे फेयर वैली, जो समझदार यात्रियों के लिए सहज ज्ञान युक्त सेवाओं से मेजबानी के साथ क्लासिक आराम समकाली संयोजन का प्रतीक है। ये 500 से 1700 वर्ग फुट तक कमरों और साइट से भारत में पूरे उत्तर पूर्व में उच्च सूची में है। ये होटल असम के पूर्व विधायक सांसद रहे दिलीप रे द्वारा ये स्थापना करने के बाद मे फेयर होटल रिसोर्ट महाराष्ट्र के शिरडी में और अलीबाग, पूर्णिया, बिहार आने वाले दिनों में ये स्थापित ये होटल होंगे। वहीं 8 राज्यों में 20 होटलों के साथ 1500 से अधिक कमरों की सूची साथ खड़ा हो जाएगा मे फेयर आने वाले समय में। गुवाहाटी के शानदार होटल में अनेक आकर्षण के केंद्र हैं, जिनमें शानदार स्विमिंग पूल भी है। प्राकृतिक गोद विलासिता के साथ मेहमानों की मेजबान करने के लिए होटल मे फेयर स्प्रिंग वैली है। देश में अनेक प्रकार की होटल देखी होगी, लेकिन एक बार आने पर यहाँ पे पता चलेगा, अपनी अमिट यादों के साथ छोड़ देगा मे फेयर होटल। और याद रखेंगे आप, असम के मे फेयर स्प्रिंग वैली गुवाहाटी के उद्घाटन पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। इस रिजॉर्ट की विशेषता है कि मेहमानों के लिए आकर्षक 200 से अधिक कमरे हैं, जिसमें कमरे डिलक्स कमरे, कॉटेज सूट विला शामिल है। आधुनिक वेटिंग और कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा है, जो कि पूर्व भारत में सबसे बड़ी होटल के रूप में, रिसोर्ट के रूप में है। इस उद्घाटन के अवसर में बिहू त्योहार की भी झलकी दिखाई दी। वहाँ पे लोग पहुँचे रंग बिरंगी परिधान धारण करते हुए, हाथों में वाद्य नृत्य के साथ नृत्य करते हुए नजर आए। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बिहू त्योहार की शुभकामना प्रेषित की। असम के गुवाहाटी से 22 किलोमीटर दूर सोनापुर क्षेत्र में ये स्प्रिंग वैली रिजॉर्ट्स है। प्राकृतिक की गोद में ये बसा हुआ मेहमानों की मेजबानी के लिए जिसका उद्घाटन किया गया। आकर्षण के केंद्र रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई सोमा भाई दामोदर दास मोदी। वहीं हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा। इस होटल के शुभारंभ के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री ने शुभकामना प्रेषित करते हुए कहा, शानदार होटल बनाया गया, रिसोर्ट बनाया गया, पर्यटन की दृष्टि से शानदार होटल है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रतन शर्मा को बधाई भी प्रेषित की। गुवाहाटी के पास में सोनापुर एरिया है, वैली है, शानदार इस वैली का नाम है माई फेयर है रिसोर्ट वैली। मैं आज असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने उद्घाटन किया। गौरतलब है कि रिसोर्ट से हमारे राजस्थान के तमाशा रतनगढ़ के और सुल्तानगढ़ से जुड़ी माटी से रतन शर्मा द्वारा ये किया गया है तैयार, जो कि शानदार पर्यटन दृश्य शानदार रिजॉर्ट है। यहाँ पे आप उद्घाटन कार्यक्रम हुआ और उद्घाटन में काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे, राजस्थान के भी लोग पहुँचे। मैं आपको इधर का भी दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे शानदार नृत्य हो रहा है। इधर ये तैयारी चले भी, आप ये देख सकते हैं। और तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं इस रिजॉर्ट के उद्घाटन। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हम लोग को देखने मिलता है। मैं अभी दिलीप रे जी को बोल भी रहा था कि ये रिजॉर्ट का साथ
एक काजीरंगा में भी एक रिजॉर्ट बन जाता है तो एक ट्विन रिजॉर्ट जैसा होगा। लोग गुवाहाटी में भी समय देगा और आगे जाके काजीरंगा में भी समय देगा। हमारे सरकार का अच्छा पॉलिसी है, जमीन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे भी जो सहाय करना है सरकार का ओर से हम लोग करेगा। तो मैं इनवाइट करूँगा कि जल्द से जल्द एक काजीरंगा में भी एक रिजॉर्ट बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। हम सब लोग जानते हो रतन शर्मा जी को, उनका कोई परिचय का जरूरत नहीं है। उनका जो व्यक्तिगत संपर्क है सबका साथ बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा शिव भक्त है। तो उनका बारे में बहुत ज़्यादा बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा खुशी हुआ कि एक अच्छा काम का साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ दिया और आज से तो रतन भैया का आइडेंटिटी भी अलग हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए रतन शर्मा जी को मैं बचपन से जानता हूँ और हमारे बुरे दिन में भी रतन शर्मा जी साथ रहे, अच्छा दिन में भी साथ रहे, ये सबसे बड़ा बात है। तो ये रतन जी ने ये जो अच्छा कदम उठाया, मुझको जो पहला बार बताया कि मे फेयर का साथ में एग्रीमेंट किया हूँ या मे फेयर रिजॉर्ट में करने जा रहा हूँ, मैं उनको बोला बहुत अच्छा किया, इसलिए मैं मे फेयर रिजॉर्ट गैंगटॉक में भी रह चुका हूँ, भुवनेश्वर में भी रह चुका हूँ और पुरी में भी रह सकता हूँ। एब्सोल्यूट A1 एक्सपीरियंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि मैं सिलीगुड़ी वाला नहीं देखा हूँ अभी, कब समय मिलेगा वो भी देख के आऊँगा। इसलिए टी गार्डन का बीच में बनाया हुआ है ये बोला है, तो जरूर आसाम का साथ काफी रिजल्ट करेगा, इसलिए आसाम में भी इतना बड़ा एक टी गार्डन का हमारा एक बड़ा इलाका है। तो मैं आगे जाके मानूंगा कि ये जो शुरुआत हुआ है इसका काफी एक्सपांशन होगा और असम में मे फेयर ग्रुप का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा। और मैं ऐसे मानता हूँ कि रतन जी जहाँ हाथ देता है वो अच्छा ही होता है, मैंने खुद देखा हूँ, तो इसीलिए ये भी अच्छा होगा। और मैं थोड़ा सा आगे जाके बोलता हूँ कि सारे मे फेयर ग्रुप में यही होटल सबसे अच्छा रिटर्न देगा, ये मैं विश्वास पर बोल रहा हूँ। मेरा कोई बहुत बढ़िया रतन शर्मा जी ने रिजॉर्ट बनाया मे फेयर ग्रुप का साथ, हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई, जो कि यहाँ पे पहुँचे हैं, होटल का उद्घाटन के अवसर पे पहुँचे हैं। इस होटल ने असम के जिन्होंने भी शुभकामना दी है रतन शर्मा को, किन शब्दों में रतन जी शर्मा को शुभकामना देते हैं, क्या कहना चाहिए? रतन जी शर्मा जो है वो प्राणी मात्र का फिक्र करते हैं और इसी सिलसिले में उनकी जगह में इतने पेड़ बोए हुए हैं, इससे इतना ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन की कमी कभी यहाँ पर रहेगी नहीं। इसके लिए पूरे आसाम की जनता को रतन जी टाटा का अभिनंदन करना चाहिए, उनका आभार मानना चाहिए। जिस तरह से आप सालासर बालाजी भी पहुंचे हैं, पूर्व में जब 2011 में मुख्यमंत्री हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं, आपके भाई हैं, वो भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए सालासर बालाजी महाराज की भी आप पहुंचे हैं? नहीं तो धार्मिक स्थान है तो मन में भाव हो जाता है तो जाते हैं दर्शन करने के लिए। कितने बार आए थे? मैं कम से कम 3 दफे आया था। आप 3 बार आए। और माननीय प्रधानमंत्री जो कि विश्व के नेता बन चुके हैं, किन शब्दों में? उसमें तो मैं क्या कहूँ, नहीं उसमें क्या कहना है, वो मेहनत करते हैं, लोग उनका आदर करता है, निस्वार्थ भाव से वो काम करते रहते हैं, वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए खाना खाते हैं, देश के लिए सोते हैं, उनको क्या कहूँ। ये थे हमारे बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई, जिन्होंने बताया है कि देश के लिए जीते हैं, देश के लिए एक समय तैयार रहते हैं, देश के लिए ही जीते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे बीच में उमेश के साथ शैलेंद्र लाटा, इंडिया न्यूज़ के लिए, असम गुवाहाटी से एक कवरेज के लिए। एक ही बात निकलता है कि आप हेमंत बिस्वा शर्मा जी के यहाँ से आए हैं क्या, और इतनी बड़ी बात सुन के अपने आप को गर्व महसूस होता है जिसका अंदाजा आप लोगों को नहीं है। और उनकी अच्छी सोच, उन्होंने 2 दिन पहले गिनीज बुक में नाम लिखाया, ये सोच की बात है। अगर आदमी की सोच अगर अच्छी हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है।
मेरा यहाँ पे आने का सबसे बड़ा मकसद ये था, ये जो प्रॉपर्टी जो बन रही है हमारे दिलीप सर की वजह से, उनकी सोच की वजह से, ऐसी प्रॉपर्टी उनकी सोच के अंदर में कि लाखों पेड़, यहाँ लाखों पेड़ लगे हैं, गाड़ियों की गाड़ियां भर भर के आई है। अभी 1 महीने के अंदर में ब्रह्मा, थाईलैंड, वहाँ के जितने पेड़ पौधे हैं वो सब यहाँ पे लगेंगे। 240 रूम की प्रॉपर्टी शायद ही इंडिया के अंदर में, रिसोर्ट के अंदर में आपको नहीं मिलेगी, 35 एकड़ के अंदर में। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 4 बड़े स्विमिंग पूल आ रहे हैं, 4 बड़े बड़े गार्डन आ रहे हैं। एक शादी करने के लिए हमें 3 लोकेशन नहीं मिलता है, दूसरे स्टेशन पे हमें यहाँ पे 12 लोकेशन मिल रहे हैं। ये तो होगी हमारे दिलीप सर की कलाकारी और हमारे उनका वो जो सोच। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, मैंने 6 साल पहले सोचा था कि यहाँ पे मेफेयर आएगा, 6 साल पहले, और मैं इंतजार करते गया, लेकिन लास्ट में यहाँ पे मेफेयर ही आया। और वो मेरे बड़े भाई साहब, उनसे इतनी सीखने की हमको मिला कि उनको मैं आपको बता नहीं सकता। सवेरे 3 बजे उठना, 7 बजे सोना, और ये जो चीज़ उन्होंने हमें सिखाई, मैं 15 दिन करता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ। लेकिन हमारे एक कहावत भी है कि ऐसा कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पागवत है, वही स्थिति है। अब सबसे बड़ी बात यह है, भगवान ने इतना बड़ा हमें आशीर्वाद दिया है कि मेरे पिता तुल्य, मेरे पिता, जो मेरे पिता, चलिए आज वो नहीं है, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई तो भगवान ने कोई ना कोई को भेज देते हैं, जो मुझे बेटा मानते हैं। मैं आज आप उनको, उन शख्सों से आपको मुलाकात कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ, स्टेज पे चढ़ा हूँ। हमारे प्रिय पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के नरेंद्र मोदी जी के बड़े भाई, सबसे बड़े भाई हैं सोमा भाई मोदी जी। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं मोदी प्राइम मिनिस्टर का भाई नहीं हूँ, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी का भाई हूँ। ये सुन के हमें जो गर्व में, जो मैं आपको बता नहीं सकता। और भी मैं, मेरे जो एकदम जिगर के जो टुकड़े हैं, जो हमारे मोदी साहब के एकदम राइट और लेफ्ट, वो सब मेरे इतने मेरे प्रिय हैं जिसका मैं आपको मन से बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी, नॉट पीएम, नरेंद्र मोदी जी के, उनकी माँ के बाद में अगर वो कोई का सबसे बड़ा सम्मान करते हैं तो उनके भाई हैं सोमा भाई मोदी जी, जो आज हमारे बीच में कल मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। मैं बोलना चाहूँगा सुरेश को कि वो उनको मंच पे लेके आए, और शरद जैन जी को मैं नमन करता हूँ कि वो भी हमारे साथ में आए और उनका सम्मान करें। उसके बाद में हमारे एक बहुत बड़े कवि हैं जो हर बच्चा जानता है, जिसको हम बोलते हैं 4 लाइन, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी। वो भी मेरे एक पिता के समान हैं, मेरे को बहुत प्यार करते हैं। वो खाली कोई 4 लाइन गाने के लिए नहीं आए हैं, वो सिर्फ रतन शर्मा को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जैसे सोमा भाई जी ने, वैसे वो भी आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और इससे बड़ी कोई खुशी की बात हमारे बीच में नहीं हो सकती। तीसरे हैं हमारे नरेश भाई साहब, कि हमारे इनके जो रिश्ते हैं वो ऐसे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये सब हमारे मोदी साहब के सब राइट और लेफ्ट हैंड है, जिसकी मैं आज बात, इतने बड़े पद में बैठने के बाद में भी उनके भाई के बाद में इतने सिंपल इंसान, और ऐसे मैंने कभी नहीं देखा। न उनको कोई चीज़ का वो है, न मोह है, न और कुछ है। बस उन्हें इतना प्यार इस जगह को आने के बाद में, और उन्होंने इतने पेड़ और देखने के बाद में उन्होंने जो आशीर्वाद बुलाना चाहता हूं, वो भी गुजरात से आए हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको हमारे पीएम सर डायरेक्ट नाम से बुलाते हैं, उनको कोई
इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा एक परिवार है और ये इन्हीं के आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। मैं रिसोर्ट मैं कल आया, कल घूमा, सब देखा, आज सुबह में भी निकले थे। आप लोगों को बहुत बड़ी भेंट है, वरना एक कार्यक्रम करना है तो कहाँ जाते, कहाँ दूर दूर जाना पड़ता। आपके गांव में इतना अच्छा रिसोर्ट तैयार किया हुआ है, इसके लिए भी मैं रतन जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर बुलाने के लिए और मेरा सम्मान करने के लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू भैया। अब मैं अशोक कंसारा जी और रमेश गोयनकर भाई साहब से बोलना चाहता हूँ कि वो हमारे इनकी एज कितनी है मालूम है? 85 साल। ये दोनों जो खड़े हैं ना हमारे सामने, इनसे बड़ी पवित्र आत्मा कहाँ मिल सकती है हमें? ये सोचो 2 मिनट के लिए कि 85 साल की एज में और इन्हों की जो बर्मन है, और आज हमारे जैसे आदमी 60 के बाद में रिटायर के बारे में सोचते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। मैं अशोक कंसारा जी और रमेश गोयनकर जी को बोलूँगा कि इनको आज सुंदर जी भाई साहब को सम्मान करें। अब मैं नोएम भाई साहब को चाहता हूं कि चलो भैया, आप हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और आप लोग कुछ चीजें भैया को आगे बुलाना चाहता हूं, जो हमारे जिगर के टुकड़े हैं उनका। अशोक भैया आप सम्मान करिए प्लीज। ये जो आपके जो सामने जो खड़े हैं ना, आप कुछ भी नहीं जानते इनके बारे में, और ये मेरे से प्रॉमिस किया था कि हमारे बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाए, लेकिन इनका प्यार, इनका आशीर्वाद जो हमें मिला है, ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। समय आएगा आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन ये इन्होंने आके जो हमारे इस जमीन को, इस धरती को, इस स्प्रिंग वैली को तो तृप्ति किया है, आपने इसको स्वर्ग बना दिया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू। मैं निजान भाई साहब को भी, सब लोगों को बड़ा सम्मान करना चाहता हूं, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे स्टेज पे खड़े होकर अगर ये 4 लाइन नहीं बोले तो हमारा पूरा ये क्लियर नहीं हो, इसलिए आप बड़े प्यार से 10 मिनट तक सुनिएगा इनके। मैं कहा कि मैं इतनी उम्र का हूँ, मेरे ख्याल से मैं और सोम भाई सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। और एक बार बता दूं, मुझे वरदान मिला हुआ है कि जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सोच जो रतन भाई की है, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए लेते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। रतन भाई ने वो सपना लिया, और इस देश का हर व्यक्ति अगर वही सपना ले ले, हर उद्योगपति वही सपना ले ले, तो मैं समझता हूँ आसाम को टूरिज्म के सेक्टर में लाने का एक बहुत बड़ा काम जो रतन भाई ने किया है। भरपूर तालियों से आप उनका स्वागत करें। मैं तो थोड़ी बहुत टिप्स देना चाहता हूँ आपको। देखो, मैं आया, रतन भाई ने कहा कैसे आ रहे हो? मैंने कहा एयर इंडिया से आ रहा हूँ। बोले नहीं, वो प्राइवेट एयरलाइन से आना टाइम पर आती है। मैं रतन भाई मैं तो एयर इंडिया से जाता हूँ। बोले क्यों? मैंने भाई अपने उम्र की एयर होस्टेस उसी में मिलती है।
मैं अगर यही हालत रही तो 5 साल बाद एयर इंडिया की एयर होस्टेस पूछेगी, बोले बेटा चाय पिएगा या कॉफी पिएगा। ऐसे लगता ही नहीं एयर इंडिया में, ऐसे लगता है मुरारी बापू की कथा सुनने जा रहा। मैं हर एक महिला से कहना चाहता हूँ अपने पति को एयर इंडिया में भेजो। साड़ा जैसा जाएगा वैसा ही लौट करके आएगा, क्योंकि एयर इंडिया में आदमी गजल गाता हुआ जाता है और भजन करता हुआ लौटता है, जैसे माँ बहनों के साथ सफर कर रहा। और किसी ने ठीक ही कहा, जब ऊपर जा रहे तो आपका मन स्वच्छ रहना। रतन भाई मेरे बगल में एक मारवाड़ी बैठ गया हवाई जहाज में। बोले शर्मा जी मर गए। मैंने क्यों मर गए? बोले 5,000 रुपया को भाड़ा होगा दिल्ली से गुवाहाटी को। अरे मैं 5,000 में मर लियो? बोले हाँ। मैं एक बार बता, तू अपनी लुगाई को महीने का कितना पॉकेट मनी देता है? बोले 1 लाख रुपया महीना। मैं पॉकेट मनी? बोले हाँ। मैं एक बार बता, आज तक तेरी लुगाई तेने हंस करके नाच तो करायो के? बोले ना। अरे मैं 5,000 रुपया मैं पराई लुगाई तेने हंसकर खानों खिला रही और के खावे वो? अगले के 1 मिनट में समझ में आ गई। बोले बहुत कम भाड़ो है। इस देश में तो पति को समझाने वाला होना चाहिए, समझा ही बैठा। पर चाहे साहब कुछ भी कह लूँ, मैं अब आपकी तालियां चाहूँगा। मैं दिल्ली से न्यूयॉर्क जाता हूँ एयर इंडिया में, जब तक न्यूयॉर्क नहीं पहुँचता तब तक भारत में रहता हूँ। वेरी गुड। और किसी भी एयरलाइंस में चले जाऊँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं विदेश में पहुँच गया हूँ, लेकिन हमारी वो एयरलाइंस है जो मुझे भारत में रहने की वो देती है। और टिप्स बता, मैं हरियाणा का हूँ साहब, यहाँ तो अधिकांश राजस्थान के। हाँ, एक आध कोई होगा हरियाणा, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं हमारे। हाँ सीधी बात, ये रहने दे यार, ये लुगाई पर बोल रहा हूँ, इसमें कहीं रिकॉर्ड करके वहाँ भिजवा दी तो मेरा तो आखिरी दिन हो गया। और ये पटाखे वटाखे मत फोड़ना अब मेरे टाइम में, इनसे हम डरने वाले नहीं है। घर में एटम बम है हमारे, जब उससे नहीं डरे तो इन फुलझड़ियों से क्या डरेंगे। हरियाणा में हर एक हमारा बेटा 100% बाप की बात मानता है। राजस्थान में 60-70, गुजरात में तो 80-90 भी नहीं जाता होगा। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना राम प्रसाद, क्या करेगा पूछ कर। ये कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70 होगा, हमें 100 होगा। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले क्या करूं, कल इसका रिजल्ट है वो आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज सोम भाई। 2nd ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। रतन भाई से कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा अगले साल दे देगा क्या। हम अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चढ़ाते रहता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके। बहुत शानदार। और एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी में बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। तालियां कमजोर हैं आपकी। और 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। आप हैं यहाँ पर उद्योगपति बहुत बैठे हैं,
मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर ऐसे 150 रिजॉर्ट खोल दो जिसमें 1000 लोगों को काम मिल जाए। तो मैं समझता हूँ 1000 मंदिरों को तुमने स्थापना की है, क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कोई कारखाना खोल करके ईश्वर की बनाई मूर्ति की पूजा करते हैं। तो आपने जो काम किया है, इस देश का हर व्यक्ति वो काम करे। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आप भगवान पर भरोसा करते हैं, ऐसे 10 काम और कर दो, फिर भगवान तुम पर भरोसा करेगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा बेहतर बात होगी। और 4 पंक्ति देना चाहता हूँ, ज़िंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, ईश्वर ने जिसको दिया वो महत्वपूर्ण है। आज मैंने मोदी भाई को भी सुनाया था, किसी ने मुझसे पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला पलड़ा भारी होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे पलड़े में मैं हूँगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर अगर अंदर ईश्वर बैठ जाएगा तो भगवान आपसे कोई भी गलत काम नहीं करवाएगा। जो भी काम करवाएगा वो करवाएगा। जो रतन भाई ने एक विज़न दिया है आसाम के अंदर, मैं समझता हूँ आप उसमें पूरा सहयोग करेंगे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी जो सोच है उसको प्रणाम करता हूँ। भगवान करे ये सोच हर उद्योगपति के अंदर आए, ताकि एक बेहतर भारत को हम भाई एक अच्छा भारत बना सकें।